अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इंट्रोडक्शन की एडिंग से और कुछ जनरल चीज़ें देख लेते हैं। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो पंपिंग आर्गन है, ब्लड को पंप करता है, जिसके नतीजे में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। और पंप भी डबल पंप है, यानी जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड दो तरफ जो है वो मूव करता है, दो तरफ जाता है, एक लंग्स की तरफ और दूसरा बॉडी सिस्टम्स की तरफ। लंग्स की तरफ जाने वाला जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और जो बॉडी सिस्टम्स की तरफ ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है, अगर ब्लड को इग्नोर करें तो अंदर से हॉलो है, खाली है। फाइब्रस मस्कुलर फाइबर्स भी मौजूद हैं और मसल्स भी मौजूद हैं। दैट्स वाई फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। जो अडल्ट ह्यूमन हार्ट है वो कोन की तरह होता है, जिस तरह एक शेप ऑफ कोन है वैसे ही अडल्ट ह्यूमन हार्ट भी है। अब कोन देखें तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो वाइडर होता है, नीचे वाला पार्ट जो है वो नैरो होता है। वैसे ही जो नीचे वाला पार्ट है जो ब्लंट है, शार्प है, नैरो है, राउंड है, कोन का जो पार्ट है और हमारे ह्यूमन हार्ट का पार्ट है उसको अपेक्स कहेंगे। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो लार्जर फ्लैट है और जो कोन के बिल्कुल अपोजिट है उसको हम बेस कहेंगे। डायग्राम में यही सारी चीज़ें देख लें। यहाँ पे एनोलॉजी है ये कोन की, तो आपको कोन नज़र आ रही है। आप देख लें कि उसका जो नीचे वाला नैरो पार्ट है, राउंडेड पार्ट है, दैट इज़ द अपेक्स, और ऊपर वाला जो वाइडर पार्ट है दैट इज़ द बेस। अब इसी चीज़ को ह्यूमन हार्ट पे अप्लाई करें तो हार्ट का भी नीचे वाला जो पार्ट है, जो नैरो पार्ट है, जो ब्लंट है, राउंडेड है, दैट इज़ द एपेक्स, और एपेक्स के बिल्कुल अपोजिट अपर पार्ट जो वाइडर है दैट इज़ द बेस। इसके बाद हमने देखनी है जी लोकेशन ह्यूमन हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है, दोनों लंग्स के दरमियान में, नीचे करके है, डीप ऑब्लिकली तिरछा पड़ा हुआ है। और जो हमारी चेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं, तो चेस्ट बोन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब अपेक्स और बेस के हिसाब से देखें तो जो बेस है ह्यूमन हार्ट की वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से शुरू हो रही है। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस यानी जो हमारी दूसरी पसली है, सेकंड रिब है, वहाँ से तकरीबन बेस का आगाज़ हो रहा है। और जो अपेक्स है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक जो है वो मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि हार्ट जो है वो मौजूद है सेकंड रिब से लेके फिफ्थ रिब तक। अब इसी चीज़ को भी डायग्राम में देख लें। यहाँ नीचे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बेहतर तौर पे आपको ये नज़र आ सके। तो अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखो तो ये है रिब नंबर 2, और रिब नंबर 2 से इसकी बेस का आगाज़ हो रहा है, और जो इसकी एपेक्स है ह्यूमन हार्ट की वो रिब नंबर 5 तक जो है वो मौजूद है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक मौजूद है। तो ये इसकी होगी लोकेशन रिलेटिव टू द रिब केज के हवाले से ह्यूमन हार्ट की लोकेशन क्या है इसको हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है उसकी तरफ, और सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज़ द पेरिकार्डियम, उससे आगाज़ लेते हैं। स्टूडेंट्स बोर्ड पेपर में पेरिकार्डियम के ऊपर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी देखिएगा। पेरिकार्डियम एक थैले की तरह है, एक बंद थैला, क्लोज सैक, जिसके अंदर जो है वो हार्ट मौजूद है। ये अपनी नेचर में इनइलास्टिक है, और इस इनइलास्टिक होने का फ़ायदा क्या है? पेरिकार्डियम अगर इनइलास्टिक है तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, एक्सपेंड करता है, तो उसको ओवर स्ट्रेचिंग से बचाती है, क्योंकि बाहर ये मौजूद है तो हार्ट इसके अंदर ही है ना, तो ये हार्ट की जो स्ट्रेचिंग है, जो एक्सपेंशन है, जो रिलैक्सेशन है, उसको लिमिट करती है पेरिकार्डियम। तो एक हद तक की पेरिकार्डियम होने की वजह से एक हद तक की जो हार्ट है वो पेरिकार्डियम के अंदर जो है वो रिलैक्स कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है या स्ट्रेच कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि ओवर स्ट्रेचिंग से बचाती है। अब ओवर स्ट्रेचिंग से एक और बात भी निकलती है, क्योंकि जब हार्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, तो उस दौरान हार्ट जो है वो ब्लड से फिल होता है। तो अगर ओवर स्ट्रेचिंग नहीं हो रही तो उसका मतलब है ओवर फिलिंग भी ब्लड से हार्ट की नहीं हो रही। पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर यही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। तो दो हिस्से हैं, एक इसका आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है।
जो आउटर पार्ट है ना वो इनइलास्टिक है, वाइट इन अपीयरेंस है और वो फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि हमने तो फाइब्रस टिश्यू तो सुने ही नहीं है, हमने तो ये देखा था कि 4 टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स की बॉडी में, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, फिर नर्वस टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये फाइब्रस टिश्यू कहाँ से आ गया? तो बच्चों जो इन 4 टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू की आगे कई एक फॉर्म्स हैं, तो ये जिसको हम फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे कह रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये फाइब्रस कोई अलग से टाइप नहीं हुई, आपको पता चल गया, कनेक्टिव टिश्यू की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर हम पेरिकार्डियम के इनर पार्ट को देखें, पेरिकार्डियम का इनर पार्ट, तो पेरिकार्डियम का इनर पार्ट फर्दर 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को आमतौर पे सीरस मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। यहाँ पे जिक्र नहीं है, नीचे जो ह्यूमन हार्ट की वाल है उसमें सीरस का वर्ड आ रहा है, तो वहाँ मैं दोबारा इस तरफ रेफ़र करूँगा कि जो पेरिकार्डियम का इनर पार्ट है 2 मेम्ब्रेन से बना है और ये 2 जो मेम्ब्रेन्स हैं ये सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस होती है, कैविटी होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, अब चूँकि इनर पार्ट है पेरिकार्डियम के इनर पार्ट, उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो एक होगी बाहर की तरफ और एक होगी अंदर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ है उसका जिक्र पहले कर लेते हैं। जो इनर पार्ट की आउटर मेम्ब्रेन है वो फाइब्रस टिश्यू के साथ जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो पेरिकार्डियम है उसकी जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, वो फाइब्रस टिश्यू का बना है, वाइट इनइलास्टिक फाइब्रस। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम, अब आप कहेंगे कि ऊपर तो हमने वाइट में लिखा है, नोट्स में हमने लिखा है कि वाइट इन अपीयरेंस, यहाँ इसका डिफरेंट कलर है। भाई अगर वाइट बनाते तो वो बैकग्राउंड के साथ नज़र ही ना आता, तो विजुअली फ़र्क करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डायग्राम में डिफरेंट कलर दिया है, वगरना एक्चुअल जो उसकी अपीयरेंस है ह्यूमन हार्ट में वो वाइटिश ही है। अब ये हो गया पेरिकार्डियम का आउटर पार्ट। फिर पेरिकार्डियम का जो इनर पार्ट है उसको आप देखें। पेरिकार्डियम का जो इनर पार्ट है उसमें 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं और मैंने ऊपर आपको बताया कि ये दोनों सीरस मेम्ब्रेन्स हैं। थोड़ी देर में मैं वजाहत करूँगा कि सीरस मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं इनर पार्ट की, सीरस मेम्ब्रेन्स। अब इसकी इनर पार्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस केस में जैसे पीछे नंबरिंग की है तो यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं। सीरस जो इनर पार्ट की आउटर मेम्ब्रेन है वो फिजिकली कनेक्टेड है इस फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ, और जो इनर पार्ट की इनर मेम्ब्रेन है वो फिजिकली कनेक्टेड है ह्यूमन हार्ट के साथ। तो ये 2 मेम्ब्रेन्स होगी, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक गैप मौजूद है, एक कैविटी मौजूद है, स्पेस मौजूद है, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी का नाम देते हैं। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है इनर पार्ट की, इनको ख़ास नाम भी दिए गए हैं। जो पेरिकार्डियम का इनर पार्ट है उसकी आउटर मेम्ब्रेन प्राइटल पेरिकार्डियम कहलाती है, और जो इनर पार्ट है उसकी इनर मेम्ब्रेन विज़रल पेरिकार्डियम कहलाती है। जैसे यहाँ नीचे लेबल कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही विज़रल पेरिकार्डियम इज़ आल्सो नोन एज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम अभी थोड़ी देर तक हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट में इसकी हेडिंग हम देखेंगे, तो वहाँ पे हम इसको रिकॉल करेंगे दोबारा से कि जो विज़रल पेरिकार्डियम है उसी का दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम। अब ज़रा नोट्स में जाके बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पेरिकार्डियल स्पेस है, पेरिकार्डियल कैविटी है, उसके दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मौजूद है, ताकि जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, हार्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, तो उस वक्त जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए, जो हार्ट की बीटिंग है उसको स्मूथ बनाने के लिए फ्रिक्शन कम होनी चाहिए, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड आता कहाँ से है? क्या हार्ट जो है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट करता है? नहीं, यही जिन अभी 2 मेम्ब्रेन्स का जिक्र किया, मैंने कहा कि पेरिकार्डियम का जो इनर पार्ट है, जिसकी ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, पेरिकार्डियम का इनर पार्ट जिनको मैंने सीरस मेम्ब्रेन्स का नाम दिया, यही मेम्ब्रेन्स जो हैं
पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, ख़ास तौर पे जिसको हमने विज़रल पेरिकार्डियम नाम दे रखा है, जिसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पे ये फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि इस स्पेस में, पेरिकार्डियल स्पेस में जमा हो जाता है, उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम देते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, और अब जो हार्ट वॉल है उसको डिस्कस करते हैं। अब हार्ट वॉल जो है उसमें 3 लेयर्स हैं वो मौजूद हैं। अब 3 लेयर्स में जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द एपिकार्डियम। अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि जो विज़रल पेरिकार्डियम है दैट इज़ आल्सो नोन एज एपिकार्डियम, लेकिन आपकी बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक में इस चीज़ को उसने मेंशन नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया। उसने एपिकार्डियम को एक अलग से स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पे लिखा है, जबकि असल बात यह है कि वही जो विज़रल पेरिकार्डियम है वही उसी का दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम। तो ये स्मूथ है, आउटर सरफेस है हार्ट की, और एपिकार्डियम जो है वो थिन सीरस मेम्ब्रेन है। वर्ड आ गया ना सीरस मेम्ब्रेन, जो मैं अब 3-4 बार जिक्र कर चुका हूँ जिसका, कि सीरस मेम्ब्रेन। तो जैसे मैं आपको डायग्राम में फिर रेफ़र करता हूँ, लेके जाता हूँ कि पेरिकार्डियम की जो, पेरिकार्डियम का इनर पार्ट और इनर पार्ट की, ये दोनों मेम्ब्रेन्स ही सीरस मेम्ब्रेन्स हैं। जो इनर वाली है वो विज़रल है और उसी विज़रल को एपिकार्डियम कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है कि ये जो एपिकार्डियम है ये सीरस मेम्ब्रेन है। क्यों सीरस मेम्ब्रेन है? इसलिए कि ये इन्हीं, ये जो इनर पार्ट है सीरस मेम्ब्रेन, इन्हीं में से एक का नाम है विज़रल पेरिकार्डियम, का दूसरा नाम है एपिकार्डियम। तो जब विज़रल पेरिकार्डियम सीरस है तो उसी का दूसरा नाम एपिकार्डियम है, तो डेफिनेटली एपिकार्डियम जो है वो भी सीरस इन नेचर होगी। तो अब सीरस मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, इनको ज़रा देख लें। तो स्टूडेंट, सीरस मेम्ब्रेन्स जो है ना, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कवर कर रही होती हैं। जहाँ पे भी हों ये पेयर्ड में होती हैं, और यूजुअली इनके दरमियान में गैप होता है, स्पेस होती है। जैसे यहाँ पे आप ये गैप देख रहे हो ना दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, तो तमाम सीरस मेम्ब्रेन्स इसी तरह पेयर्ड होती हैं, 2 होती हैं, उनके दरमियान में स्पेस कैविटी होती है, और अक्सर उस कैविटी में फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे लंग्स आपने पढ़ रखे हैं, बल 10th में आपने पढ़े थे, वहाँ जिक्र भी हुआ, फिर सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। तो लंग्स के बाहर भी एक सैक, एक थैला मौजूद है, एक कवरिंग मौजूद है, 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद है जिनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, आउटर और इनर। उनके दरमियान भी एक फ्लूइड मौजूद है जिसको वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो वो जो लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं ना बच्चे, वो भी सीरस मेम्ब्रेन्स ही हैं। अब सीरस मेम्ब्रेन की अगर एनोलॉजी आपने देखनी हो ना, तो जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है कि आप क्या ले लो, एक बैलून ले लो, उसमें हवा थोड़ी सी डाल लो, फिल कर लो, और अपनी जो फिस्ट है मुक्का बना के उसमें ले आओ, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया। तो आप देखोगे तो 2 लेयर्स बन जाएगी। अगर किसी एक तरफ फोकस कर लेते, इस तरफ देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखें ये आउटर लेयर होगी और ये हो गई इनर लेयर। आउटर और इनर, इन दोनों के दरमियान में ये कैविटी बन गई ना, स्पेस बन गई जहाँ पे एयर मौजूद है। तो इस सीरस मेम्ब्रेन्स भी इसी तरह से होती हैं, एक आउटर जिसको यूजुअली पैराइटल कहते हैं और एक इनर जिसको विज़रल कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में गैप होता है, स्पेस होती है जहाँ अक्सर कोई फ्लूइड मौजूद है। जैसे अभी हमने ये जो डायग्राम है पीछे पेरिकार्डियम की, इसमें आपने देखा, तो यहाँ पे भी सीरस मेम्ब्रेन में हार्ट के बाद जो पेरिकार्डियम है उसकी एग्जांपल दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो पेरिकार्डियम है उसमें ब्राइटल पेरिकार्डियम जो बाहर वाली लेयर है, और फिर इनर जो विज़रल पेरिकार्डियम जिसको हम एपिकार्डियम का नाम दे रहे हैं ये मौजूद है, और फिर इन दोनों के दरमियान में स्पेस मौजूद है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कह रहे हैं, और इन दोनों पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो मौजूद है। बात करने का मकसद ये है कि एक तो आपको सीरस मेम्ब्रेन का आइडिया हो जाए, दूसरा आपको पता चल जाए कि भाई जो विज़रल पेरिकार्डियम है इसी को एपीपेरिकार्डियम ही इसको एपिकार्डियम कह रहे हैं। अब आपकी बुक में उसने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि ये सीरस मेम्ब्रेन है, तो पूरी बात करनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर बच्चों को समझ नहीं आती, फिर वो बुक में पूरी बात ना हो तो हमें बताना पड़ती है। आगे लेके चलते हैं लेक्चर को। तो उससे नीचे वाले जो लेयर है, जो सेकंड लेयर है, वो मायोकार्डियम है, यही मेन लेयर है, मस्कुलर लेयर है, मिडिल लेयर है, थिकर है, और ये कार्डियक मसल से बनी होती है, कार्डियक मसल सेल्स, ये कार्डियक मसल्स है। उसके नीचे स्टूडेंट्स एंडोकार्डियम है। अब एंडोकार्डियम जो है वो फिर स्मूथ है और इनर है, हार्ट के अंदर की तरफ जो है मौजूद है, और फिर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी है,
और ये थिन है, ये भी जस्ट लाइक द एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है ये भी कोई बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिन ही है। जो थिकर लेयर है वो मायोकार्डियम है, मिडल लेयर। अब जो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ये किसके ऊपर पड़ी होती है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, यानी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर, और इसके ऊपर जो है क्या मौजूद है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? इन दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देंगे एंडोकार्डियम का। डायग्राम में देख लें तो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये हो गया मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो आप साइज़ भी उसका देख सकते हैं कि सबसे थिक यही है, थिकर है, थिकेस्ट भी आप कह लो तीनों के। जब कंपेयर कर रहे हो तीनों को तो फिर उसके अंदर हार्ट का जो इनर पार्ट है, उसकी जो इनर सरफेस है, वहाँ पे आप देखें तो इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज़ द एंडोकार्डियम। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने पढ़ना है हार्ट चैम्बर्स को। तो हार्ट चैम्बर्स की तरफ मूव करते हैं, और हार्ट चैम्बर्स में जो पहली सा बैडिंग है वो नंबर और पोजीशन है। तो हार्ट चैम्बर्स जो हैं वो 4 है, ये तो हम 9 से ही जानते हैं। और उनके नाम को देख लें तो 2 अपर चैम्बर्स हैं जिनको एट्रिया कहते हैं। एट्रिया का मतलब है इंट्रेंस पॉइंट्स या एंट्री या एंट्रेंस चैम्बर, और नीचे वाले 2 जो चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल का लफ्ज़ी मतलब बैली या पेट उर्दू में बोलें तो। फिर थिकनेस, ये तो आपको ये लिटरल मीनिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन आप लाजमी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप वहाँ पे भी ये लिखें। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, इनको आंसर में लिखना ज़रूरी नहीं होता। जब पूछ लिया जाए तब आप लिखें, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं होती। थिकनेस ऑफ चैम्बर्स की बात की जाए तो चारों चैम्बर्स की जो थिकनेस है वो एक जैसी नहीं है, थिकनेस में फ़र्क है। और इसके ऊपर भी MCQ आ जाता है कि कौन सा जो चैम्बर है, किस चैम्बर की जो वॉल है वो थिकेस्ट है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि थिकनेस जो है वो एक जैसी नहीं है, वैरी करती है। ऊपर वाले जो एट्रिया हैं, एट्रिया को वेंट्रिकल्स के साथ कंपेयर करें तो एट्रिया जो है वो थिन है वेंट्रिकल्स के मुकाबले में। यानी अभी हम कंपेयर कर रहे हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स को, तो एट्रिया जो है वो रिलेटिवली थिनर है, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो एट्रिया के मुकाबले में थिक हैं। उसकी वजह क्या है कि एट्रिया को जब कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है वो सिर्फ वेंट्रिकल्स में भेजना है, और वेंट्रिकल्स किधर हैं? एट्रिया के बिल्कुल नीचे ही तो वेंट्रिकल्स जो है मौजूद हैं। तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स का फासला ही बहुत थोड़ा सा है, तो एट्रिया को बहुत ज़्यादा कोई पावर नहीं लगाना पड़ती, लिहाजा एट्रिया की जो वॉल्स हैं वो थिन हैं। उसके मुकाबले में अगर वेंट्रिकल्स को देखें तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो थिकर हैं। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक है, और वहाँ पे ज़्यादा मसल फाइबर्स मौजूद हैं। रीज़न कि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा पावर लगाना पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो ब्लड है उसको पंप करके ज़्यादा दूर तक भेजना होता है। जो लेफ़्ट है वहाँ से चला जाता है हमारी बॉडी की तरफ, और जो राइट है वहाँ से चला जाता है लंग्स की तरफ। तो दोनों ही वेंट्रिकल्स ने चूँकि ज़्यादा पावर लगानी है, तो एट्रिया के मुकाबले में वेंट्रिकल्स जो हैं वो थिकर हैं। अब वेंट्रिकल्स लेफ़्ट और राइट को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो थिकेस्ट है। लेफ़्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। यही MCQ में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर इज़ द थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपने लेफ़्ट वेंट्रिकल को टेक करना है। उसकी रीज़न ये है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा पावर लगाना पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि इसने ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो भेजना होता है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के बाकी पूरी जो बॉडी है उसकी तरफ जो ब्लड पंप करना है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो इसलिए इसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो थिकेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। राइट वेंट्रिकल जो है लेफ़्ट के मुकाबले में थिन है, और जो रेशो है वो 1:3 की है। यानी अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो 3 टाइम्स थिक है, तो उसके मुकाबले में जो राइट है वो उसकी वैल्यू 1 है, यानी 3 गुना लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिकर है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। उसकी वजह क्या है? राइट वेंट्रिकल इतना थिक क्यों नहीं है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ पंप करना होता है, और लंग्स जो है कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के दरमियान ही में तो मौजूद है, अभी ऊपर पड़ा, तो इसलिए जो राइट वेंट्रिकल है उसको इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ती, तो वो लेफ़्ट के मुकाबले में थिन है। फिर पार्ट C में देखें हम चैम्बर्स के साथ जुड़ा हुआ जो हमारी तीसरी हेडिंग है, उसमें हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं कि एक इन चैम्बर्स के साथ जो वेसल्स इन आउट हो रही हैं वो
फिर इन चैम्बर्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो, और चैम्बर्स की जो ओपनिंग्स हैं इनके डिफरेंट जो नेम्स हैं और ओपनिंग्स किस तरह से गार्डेड हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले राइट एट्रियम का जिक्र कर लेते हैं। राइट एट्रियम स्टूडेंट्स जो है वो रिसीव करता है ब्लड। अब राइट साइड पर जो ब्लड आ रहा होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। तो हमारा जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें हमारा चेहरा आ जाता है और हमारे जो शोल्डर्स हैं वो, और हेड वाला जो रीजन है वो आ जाता है। तो जो हार्ट से ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके जो सुपीरियर वेना केवा है वो राइट एट्रियम में इंटर होती है, और जो नीचे वाला पार्ट है, हार्ट के नीचे वाला पार्ट, वहाँ से ब्लड अल्टीमेटली जो डिफरेंट वेन से कलेक्ट होता होता बड़ी सी वेना केवा में इंटर होता है। चूँकि ये हार्ट से नीचे है तो दैट्स वाई इंफीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये राइट एट्रियम में इंटर होती हैं और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन भी है जो आप पहली दफ़ा यहाँ पे आप देखोगे 9th के अंदर जो आपने देखी थी वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन थी। एक कोरोनरी सर्कुलेशन भी होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन ये है कि बच्चे बेशक हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद है, लेकिन हार्ट के अंदर जो ब्लड मौजूद है, हार्ट के सेल्स उसमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते। हार्ट के जो सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको अलग से ब्लड सप्लाई चाहिए है, तो उसके लिए कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो मौजूद है। कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी वेन है। तो जो कोरोनरी साइनस है, जो कोरोनरी वेन को यहाँ पे कोरोनरी साइनस लिखा, ये रिसीव करती है जो वीनस ब्लड है किससे, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट के जो सेल्स हैं, वहाँ से जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड है, वीनस ब्लड है, वो कोरोनरी साइनस रिसीव करके किधर इंटर हो रहा है, राइट एट्रियम में। तो 3 जो पाइप्स हैं या वेसल्स हैं वो राइट एट्रियम में इंटर हो रहे हैं और तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम को आप देखो तो लेफ़्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स इंटर होती हैं और इनका नंबर जो है वो 4 है। थोड़ी देर तक हम डायग्राम में भी इसको देख लेंगे। 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं, 2 जो हैं वो एक लंग से और 2 जो है वो एक लंग से, 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो इंटर होती हैं लेफ़्ट एट्रियम में। चूँकि ये लंग से ब्लड को ले आ रही हैं तो लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब सेपरेशन की बात करें, दोनों एट्रिया के दरमियान में सेपरेशन को देखें तो दोनों एट्रिया के दरमियान में एक वॉल मौजूद है, एक सेपरेशन मौजूद है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे। सेप्टम वॉल के लिए, लेयर के लिए, सेप्टम सेप्टा से जिसका मतलब होता है लेयर, वॉल। तो इंटर आर्ट्रियल, इंटर बिटवीन आर्ट्रियल एट्रिया के दरमियान में, तो 2 एट्रिया के दरमियान में यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो तो दोनों एट्रिया के दरमियान में एक पार्टीशन होनी चाहिए, एक वॉल होनी चाहिए, वही इंटर एट्रियल सेप्टम जिसको हमने नाम दिया। ये दोनों एट्रिया में मौजूद जो ब्लड है उसको सेपरेट रखते हैं। नंबर 4 पे स्टूडेंट्स जो ओपनिंग्स हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में, तो एट्रिया, लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट जो एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, तो वहाँ पे ओपनिंग्स मौजूद हैं। एक ओपनिंग लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में और एक ओपनिंग जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, और वो जो ओपनिंग्स हैं उनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग्स, और वो जो रास्ता है उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स, या उन्हीं ओपनिंग्स का दूसरा नाम आप दे सकते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स। कैनाल्स क्योंकि ओपनिंग्स है, रास्ता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर क्योंकि वो एट्रियो और वेंट्रिकल्स के दरमियान में। अभी ऊपर हमने एट्रिया को डिस्कस किया, एट्रिया के दरमियान में जो सेपरेशन है उसको डिस्कस किया, और फिर जो ओपनिंग्स हैं उनका जिक्र किया। वेंट्रिकल्स के लिए बात करें तो नंबर 5 पे सब हेडिंग राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल चूँकि लंग्स की तरफ इसने ब्लड को पंप करना होता है तो राइट वेंट्रिकल से एक बड़ा सा पाइप जो है पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ये फिर आगे डिवाइड हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में जो कि लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के लिए बॉडी की तरफ, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से भी एक बड़ा सा पाइप निकलता है, दैट इज़ दी एओर्टा, और एओर्टा फिर फर्दर तो मुड़ता है एओर्टिक आर्क, और एओर्टिक आर्क फर्दर जो है वो छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा जो
आर्टरी जोन में डिवाइड हो जाता है। सेपरेशन की बात करें जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में, यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से बचाने के लिए दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेपरेशन मौजूद है, जिसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम देंगे। सेप्टम वॉल इंटर बिटवीन वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स के दरमियान में। तो इससे पहले कि हम हार्ट वाल्व की तरफ जाएं, जो डायग्राम में देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। ये वो डायग्राम है जो आपकी बुक में मौजूद है। यहाँ पे अगर एट्रिया से शुरू करें तो लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम के एक तरफ लेफ़्ट राइट एट्रियम, फिर इसी तरह से नीचे वेंट्रिकल में लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल। आप एओर्टा को यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओरिजिनेट हो रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ये कनेक्टेड है लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ। इसी तरह से आप पल्मोनरी ट्रंक को यहाँ पे देख सकते हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक है जो कि कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल के साथ, और फिर पल्मोनरी ट्रंक आगे जो पल्मोनरी आर्टरी जोन में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह बाकी वेन्स को अगर आप देखें तो पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स ये भी, और वेना केवा को आप देखें तो ऊपर से सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इन्फीरियर वेना केवा। बाकी जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं उनको अभी हमने डिस्कस करना है नोट्स में, तो फिर डायग्राम की तरफ आएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हार्ट वाल्व्स को। तो स्टूडेंट्स, वाल्व्स उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करें। अब हार्ट का काम जो है वो ब्लड के साथ है, तो हार्ट वाल्व्स जो हैं ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो हार्ट वाल्व्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और ये बनते कैसे हैं? एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर है हार्ट की, हार्ट वाल की जो इनर लेयर है वही फोल्ड होती है, और वो फोल्ड होगी तो डबल लेयर बन जाएगी, और फोल्ड होके डबल लेयर जो बन गई है एंडोकार्डियम की वो वॉल बना रही है। जब डबल लेयर बनी है तो बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है, यानी एंडोकार्डियम फोल्ड होगी, जब वो फोल्ड हो रही होगी तो उसके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। तो फोल्ड होके दो लेयर्स बन गई एंडोकार्डियम की, जिनके दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, और ये स्ट्रक्चर है हार्ट वाल्व का। अब हार्ट वाल्व जो हैं वो दो तरह के हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स और दूसरे सेमी लूनर वाल्व्स। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, नेम सजेस्ट करता है कि ये बिटवीन एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ये एट्रियो और वेंट्रिकल्स प्लूरल आप टर्म यूज़ कर लें। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अब फिर आगे इनकी दो टाइप्स हैं, बाइकस्पड और ट्राइकस्पड, तो उन्हीं का जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन यही है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, सेमिलुनर वाल्व के ऊपर आमतौर पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो हैं ये दोनों तरफ मौजूद हैं, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर जो कैनाल है, एट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, जो ओपनिंग है, जो कैनाल है, वो कैनाल, वो ओपनिंग गार्डेड है, वो ओपनिंग कंट्रोल होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व से। अब जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं ये फ्लैप से बने हैं, जिनको कस्प भी कहते हैं, लीफलेट्स भी कहते हैं। तो ये जो कस्प्स हैं या फ्लैप्स हैं इनको लीफलेट्स भी कहते हैं। लीफलेट्स ऑफ द, जिस तरह नन्हे मुन्ने से पत्ते हैं उस तरह आप समझ लें, मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो जो लीफलेट्स हैं, जो फ्लैप्स हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स के, दे आर नोन एज कस्प्स। और जिसमें दो कस्प्स हैं वो बाइकस्पड वाल्व कहलाएगा, और जिसमें तीन कस्प्स हैं वो ट्राई कस्पड वाल्व कहलाएगा। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो राइट साइड पे मौजूद है, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, उसके दरमियान में वो ट्राई कस्पड है, यानी थ्री कस्प से या थ्री फ्लैप से मिलकर बना है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो मौजूद है, तो लेफ़्ट साइड पे मौजूद लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व मौजूद है दैट इज़ दी बाइकस्पड, क्योंकि वो दो कस्प से या दो फ्लैप से मिलकर बना है, और इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये मिट्रल का वर्ड आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा, कई बार पास पेपर्स में आपको मिलता है, ख़ासतौर पे इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी आपको मिलता है, क्योंकि बच्चे आमतौर पे इसको याद नहीं रखते, इस टर्म को, और बाइकस्पड याद रखते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छा एमसीक्यू बन जाता है बच्चों की याददाश्त को चेक करने के लिए। तो बाइकस्पड वाल्व इज़ आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं तो ये बहुत खूबसूरत सी डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसके दो हिस्से हैं। अभी के लिए आप सिर्फ वाल्व्स को देखें कंट्रोल में, फिर उसके बाकी पार्ट को भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ट्राई कस्पड वाल्व, तो ये हैं जी वो कस्प्स
जिनको हमने कहा कि जो फ्लैप्स हैं या लीफलेट्स हैं, तो ट्राइकस्पिड में आपको 3 जो है वो नज़र आ रहे हैं। अगर लेबल कर लें तो 1 2 और फिर ये 3 वाला पार्ट, और जो बाइकस्पिड वाल्व है उसमें आपको 2 फ्लैप्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ बाइकस्पिड वाल्व। तो ये तो होगी इनकी शेप। अगर आप बनाना चाहें बोर्ड के पेपर में, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सिंपल सी डायग्राम आप इसी तरह बना लें। ऊपर हार्ट भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, या जहाँ पे आप एक डायग्राम बनाएंगे ना हार्ट की, उसी जगह पे आप इनको अलग कर लें। जैसे आपने हार्ट की एक डायग्राम बनाई है, तो वहीं पे आप जैसे नीचे यहाँ पे अलग बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड शो किए गए हैं, तो जहाँ आपकी मेन डायग्राम होगी उसी के नीचे आप ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि हार्ट और वॉल्व्स एक जगह मौजूद हो जाएं तो ज़्यादा विजुअली बेहतर नज़र आएगा। अब कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं कि इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कैसे रेगुलेट होती है, कैसे कंट्रोल होती है। तो जो वेंट्रिकल है ना स्टूडेंट्स, दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी और राइट वेंट्रिकल में भी आपको मसल्स के पिलर्स नज़र आते हैं। ये कौन शेप्ड है, मस्कुलर पिलर्स हैं, इनको हम नाम देते हैं पैपिलरी मसल्स का। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दोनों वेंट्रिकल्स में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, पिलर्स की तरह ये कौन शेप्ड मसल्स हैं, दे आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। द पैपिलरी मसल्स के ऊपर जो है थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रिंग्स धागे से अटैच्ड होते हैं, जिनको कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। और कॉर्डी टेंडनी जो है ये कनेक्टेड होते हैं कस्प्स के साथ, बाइकस्पिड के साथ भी, यानी ये दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ये एक ही जैसे हैं। तो लेफ्ट साइड पे भी पैपिलरी मसल्स और उनके साथ कनेक्टेड जो कॉर्डी टेंडनी वो, और ऊपर वो जो कस्पिड वाल्व है उसके साथ, और इसी तरह से राइट साइड पे भी ये मौजूद है। डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड आखिरी पॉइंट देख लें। पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब जब जो वेंट्रिकल्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, पैपिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो कॉर्डी टेंडनी है वो पुल होंगे, और जब कॉर्डी टेंडनी पुल होंगे तो जो वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और जब रिलैक्सेशन होगी तो वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड नीचे जाना चाहिए, ऊपर एट्रियम में तो नहीं जाना चाहिए ना। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को ऊपर जाने से रोकने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स को क्लोज होना पड़ेगा। तो इसलिए जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉर्डी टेंडनी पुल करेंगे कस्पिड वाल्व्स को, जिससे वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स को पुल करेंगे और वो क्लोज हो जाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे अब डायग्राम में कंट्रोल वाले पार्ट को आप देख लें स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया यहाँ पे, मिट्रल बाइकस्पिड वाल्व को शो किया गया है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है, और जो लेफ्ट साइड पे चीज़ है वैसे ही राइट साइड पे है। तो पहले तो आप वेंट्रिकल को देख लें। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको पैपिलरी मसल्स जो हैं वो लेबल्ड मिल रहे हैं, ये पिलर्स की तरह पैपिलरी मसल्स के ऊपर जो हैं वो कॉर्डी टेंडनी मौजूद हैं, और कॉर्डी टेंडनी जो हैं वो फ्लैप्स के साथ कनेक्टेड हैं। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो कॉर्डी टेंडनी पुल करेंगे इन कस्पिड वाल्व्स जो हैं, ये जो कस्पिड्स हैं वाल्व्स के, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के जो फ्लैप्स हैं उनको पुल करेंगे, जिसके नतीजे में बाइकस्पिड्स और ट्राइकस्पिड्स दोनों क्लोज हो जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे ये स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे है वैसे ही राइट साइड पे है। स्टूडेंट्स, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स के बाद अब हम मूव कर रहे हैं सेमी लूनर वाल्व्स की तरफ। अब यहाँ पे पल्मोनरी को मैंने हाईलाइट नहीं किया, आपको भी कहूँगा कि ये एडिंग से पल्मोनरी का वर्ड निकाल दें और सेमी लूनर वाल्व्स लिखें, क्योंकि सेमी लूनर वाल्व्स में अब आपको आगे दोनों मिलेंगे, पल्मोनरी भी और एओर्टिक भी। तो एक ही हेडिंग जो है वो देना मुनासिब नहीं है जब हम नीचे दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो जनरल हेडिंग दें सेमी लूनर वाल्व्स। तो दो सेमी लूनर वाल्व्स आपको मिलेंगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में मौजूद है, दैट इज़ दी एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व, और राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी ट्रंक है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में जो सेमी लूनर वाल्व है, दैट इज़ द पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और लूनर कहते हैं चांद को, तो सेमी लूनर आधे चांद की तरह।
तो इनकी शेप जो है वो आधे चांद ही की तरह होती है, दैट्स वाई इनको सेमी लूनर वाल्व का नाम दिया गया। दोनों एओर्टिक सेमी लूनर भी और पल्मोनरी सेमी लूनर भी दोनों ही कस्प से मिलके बने हैं, 3 कस्प से मिलके बने हैं, 3 पॉकेट से मिलके बने हैं, 3 फ्लैप से मिलके बने हैं, 3 लीफलेट से मिलके बने हैं, जो चाहे लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, एओर्टिक भी और पल्मोनरी भी। और जब ये कस्प आपस में जुड़ जाते हैं, मीट करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये बंद हो जाते हैं सेमिलुनर वाल्व, और जो बैक फ्लो है वो आर्टरी से वापस ऊपर वेंट्रिकल्स की तरफ वो बैक फ्लो जो है वो रुक जाता है। अब इसी चीज़ को आप डायग्राम में लोकेट कर सकते हैं। ये तो जनरल डायग्राम है जो उसका अपर है, यानी उसकी एनाटॉमी नहीं बल्कि फिजियोलॉजी बेस्ड डायग्राम है, और नीचे जो है वो एनाटॉमी बेस्ड डायग्राम है। ये ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको बोर्ड के पेपर में बनानी पड़े तो ये जो इनर स्ट्रक्चर को रिवील करती है डायग्राम, ये एक डायग्राम जो है वो काफ़ी है बनाने के लिए। तो इसी में आप यहाँ पे स्टूडेंट्स सेमी लूनर वाल्व्स जो हैं उनको देख सकते हैं, आधे चांद की तरह इनकी शेप है सेमी लूनर वाल्व्स। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन, क्यूरी, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।